तो हम लोग आज बात कर रहे हैं कैशिंग के बारे में। तो कैशिंग का मतलब क्या है, मैंने आपको जब हम लास्ट टाइम डिस्कशन कर रहे थे मैंने आपको बताया था कि जो बैक एंड इंजीनियरिंग है ना, बैक एंड इंजीनियरिंग का जो कोर है, जो फंडामेंटल है, जो एसेंस है, वो है नेटवर्क कॉल्स को रिड्यूस करना। बेसिकली जितनी कम कॉल्स आपकी डेटाबेस को की जाएंगी उतना फास्ट आपका सिस्टम होगा। ठीक है, ये मैंने आपको शुरू के सेशन में बताया था। तो बेसिकली आज हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे, एक मैकेनिज्म ऐसा कि जिससे आप नेटवर्क कॉल्स को रिड्यूस कर सकते हो। तो आज के सेशन में हमारा गोल ये होगा कि हम नेटवर्क कॉल को रिड्यूस करेंगे, कैश को इस्तेमाल करेंगे डेटा को स्टोर करने के लिए, और फिर कैश को रीड करके डेटा को रिट्रीव कर लेंगे। हर बार जाकर डेटाबेस को हिट नहीं करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब आपके पास मिलियंस ऑफ यूज़र्स होते हैं। अब मतलब 1,000 2,000 3,000 यूज़र्स है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही आपके पास यूज़र्स मिलियंस में जाते हैं ना, या 10 100 1000 में जाते हैं, तब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने वेबसाइट की स्पीड को मेंटेन करना होता है। ठीक है, पेज के रिफ्रेश टाइम को फास्ट करना होता है। तो इन सब चीज़ों में कैशिंग का जो प्रिंसिपल है वो काम आता है। ठीक है ना। अब कैशिंग क्या होती है, एक सिर्फ एक मैकेनिज्म है बेसिकली, जो कि इंटरमीडिएटरी तौर पे काम करता है। इंटरमीडिएटरी का मतलब क्या होता है, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, बल्कि डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ। तो हम क्या करते हैं, हम एक डायग्राम लेते हैं, हम एक डेटाबेस लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स से कि ये आपकी डेटाबेस है, ठीक है, जिसमें आपका सारा डेटा स्टोर्ड है। ठीक है, और यहाँ पर हम एक लैपटॉप लेते हैं, जो कि बेसिकली लैपटॉप लेते हैं, एक मोबाइल लेते हैं। ठीक है, एक डेस्कटॉप ले लेते हैं और एक हम मोबाइल ले लेते हैं, ताकि मैं आपको तीनों जगह पे चीज़ सिमुलेट करके दिखा सकूँ। आई थिंक मोबाइल यहाँ पर नहीं है। एक सेकेंड रुको, मुझे देख दो, मोबाइल होगा। हाँ, तो आप ये वाला मोबाइल ले लो। ठीक है, तो ये हमारे पास फ़ोन आ गया, ये आपकी सारी क्लाइंट डिवाइसेस हैं, और हम यहाँ पे एक सर्वर क्रिएट करेंगे। ये हमारा सर्वर है। ठीक है, तो ये सर्वर है जिस पे आपकी ऐप रन हो रही है। ठीक है, अभी कोई कैश नहीं है, तो मैं आपको अब दिखाना चाहता हूँ कि नेटवर्क कॉल क्या होती है। ठीक है, ज़रा गौर से समझना कि एक नेटवर्क कॉल क्या होती है और ये एक्सपेंसिव ऑपरेशन क्यों है। मैंने आपको बताया था जब हम एच टी टी पी प्रोटोकॉल को डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको एक बात बताई थी कि एच टी टी पी जो प्रोटोकॉल है वो 3 वे हैंडशेक पे काम करता है। ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि पहले सर्वर को रिक्वेस्ट जाती है सिंक की, ठीक है, फिर वो रिप्लाई करता है एक्नॉलेजमेंट के साथ, तो फिर हम उसको एक्नॉलेज के साथ सेंड करते हैं वापस कि हाँ मुझे आपका 2 वे कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। इसे हम कहते हैं 3 वे हैंडशेक। तो ये बेसिकली स्टेटफुल प्रोटोकॉल है, दोनों साइड पे स्टेट मेंटेन होती है, आपकी क्लाइंट साइड पे भी और सर्वर साइड पे भी, यानी कि यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों साइड पे स्टेट मेंटेन होती है। तब आप खुद सोच सकते हो कि जब आपके पास इतना बड़ा ऑपरेशन रन हो रहा है, हर बार आपकी एक नेटवर्क कॉल हो रही है। नेटवर्क कॉल क्या होती है, आपकी डिवाइस से कोई भी जो रिक्वेस्ट गई है सर्वर पे, वो एक नेटवर्क कॉल कंसिडर होती है। ठीक है, तो लेट्स से हम यहाँ पे एक सिमुलेट करते हैं कि नेटवर्क को, बहुत सिंपल, तो आपका ये डिवाइसेस हैं और आपकी ऐप इस सर्वर पड़ी है और सभी इस सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसने, एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, चलो हम यहाँ पे एक राउट की एग्जांपल लेते हैं। इसने मांगा स्लैश प्रोफाइल पेज। ठीक है ना, इसने प्रोफाइल पेज मांगा है आपसे, तो इसे हम छोटा कर लेते हैं और कलर इसका ब्लैक। ठीक है, तो इसने आपसे स्लैश प्रोफाइल मांगा। ठीक है, सिमिलरली यही चीज़ आपसे इसने भी मांगी है। ठीक है, और यही चीज़ आपसे इसने भी मांगी कि मुझे मेरी प्रोफाइल ला के दो। ठीक है, अब आपकी सर्वर क्या करेगा, सर्वर जाएगा डेटाबेस के पास। ठीक है, ये डेटाबेस है, सर्वर इसके पास जाएगा और इसे कहेगा कि मुझे ना इन सब की प्रोफाइल ला के दो। अब आपको पता है ये यूज़र, लेट से मैं हूँ, ये कोई और है और ये कोई और है, तो बेसिकली ये 3 नेटवर्क कॉल हैं जो सर्वर ने की। सर्वर आगे नेटवर्क कॉल कर रहा है आपकी डेटाबेस को। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि एक ये नेटवर्क कॉल है जो कि आपके डिवाइस से सर्वर पे गई है। सर्वर ने आगे से डेटा को रिट्रीव किया डेटाबेस में से और कहा कि मुझे डेटा दे दो। डेटाबेस ने आपको डेटा ला कर दिया और सर्वर ने वापस आपको एज अ रिस्पॉन्स सेंड कर दिया। ये आपने एच टी टी पी प्रोटोकॉल में समझ लिया था। मैं आपको एच टी टी पी के बारे में बता रहा था, तो उसमें मैंने आपको बड़े इजीली एक्सप्लेन की थी एक एक चीज़ कि कैसे ये प्रोटोकॉल काम करता है, कैसे रिक्वेस्ट सेंड होती है, गेट क्या होती है, पोस्ट क्या होती है। तो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे आपने 2 नेटवर्क कॉल देख ली हैं। अब आपको मैंने ये सिस्टम दिया और मेरा आपको क्वेश्चन है एज आ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कि इसको ऑप्टिमाइज़ करो। मुझे बेसिकली नियर रियल टाइम में मुझे ये आउटपुट चाहिए। जब मैं पेज को लोड करूँ प्रोफाइल पे जाकर, तो मुझे नियर रियल टाइम में आउटपुट चाहिए, मुझे डिले ना आए। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ 3 डिवाइसेस अभी कनेक्ट किए हैं रियल में। अब लेट्स से अगर इंस्टाग्राम की एग्जांपल लो, फेसबुक की एग्जांपल लो, तो बिलियन उनके डाउनलोड्स हैं, बिलियन, और उनके मिलियंस के अंदर एक्टिव यूजर्स हैं। ठीक है, और अगर आप उसकी एग्जांपल ना भी लो, तो आप किसी भी कंपनी में काम करोगे ना, अगर उसकी कोई प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट पे डेली एक्टिव यूजर जो है ना, वो 10 थाउजेंड्स में या 100,000 में होते हैं। ठीक है, तो अब आप आपको मैंने ये क्वेश्चन दिया है, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, इंटरव्यू आप समझो, मुझे इंटरव्यू दे रहा है, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इसको ऑप्टिमाइज़ करो, इसकी नेटवर्क कॉल को रिड्यूस करो।
तो सबसे पहला, अब याद रखना, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ कैशिंग से ये काम हो सकता है, ये काम कैशिंग के बगैर भी आप कर सकते हो। कैशिंग के अलावा भी बहुत सारे वेज हैं जिससे आप नेटवर्क कॉल को रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। पर वो भी आज की सेशन के स्कोप का हिस्सा नहीं, वो हम कभी आगे जाके डिस्कस करेंगे एडवांस चीज़ों में जाके। पर अभी बस इतना समझो कि दो आपकी नेटवर्क कॉल्स हैं दोनों साइड पे, और हमको इसको रिड्यूस करना है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे कैशिंग को, हमारा क्वेश्चन जवाब होगा कि हम यहाँ पर कैशिंग को इंट्रोड्यूस करेंगे। अब कैश क्या होता है, वो बेसिकली एक इंटरमीडिएटरी लेयर होती है सर्वर और आपके क्लाइंट के दरमियान में। मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ इंटरमीडिएटरी का क्या मतलब होता है। ये आपका डेटाबेस और ये आपका सर्वर है ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम एक कैश सर्वर क्रिएट करेंगे, कैश का एक सर्वर होगा। तो ये आपकी कैश है, ठीक है, ये एक सर्वर है जो कि कैश सर्वर है। अब क्या होगा, ये जितने भी राउट्स हैं वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, पर ये लाइनें हमें डिलीट करनी पड़ेंगी, लाइनों को हम डिलीट करते हैं। अब थोड़ी सी चेंज आएगी, वो क्या चेंज आएगी कि आपकी डिवाइस कॉल करेगी पहले कैश को, ठीक है। सेम राउट के लिए पहले कैश को देखा जाएगा कि कैश में डेटा पड़ा है कि नहीं पड़ा। अगर तो कैश में डेटा पड़ा होगा ना, तो सर्वर पे रिक्वेस्ट कभी जाएगी ही नहीं, वो कैश से ही रिट्रीव करके कैश ही इसको रिटर्न कर देगी, बिकॉज कैश खुद से एक सर्वर है, ठीक है ना। तो ये आप समझ लो, ये आपकी कैश है। अच्छा, अब क्या होता है, कैश को भी तो वैलिडेट करना है ना कि उसके पास डेटा है कि नहीं है। अब अगर कैश के पास डेटा नहीं होगा तो कैश किसके पास जाएगी, सर्वर के पास जाएगी, ठीक है। क्या सर्वर क्या बोलेगी, भैया ये डेटा ला कर दो। सर्वर क्या बोलेगा, मैं आपको ला कर देता हूँ डेटाबेस में से। तो ये बेसिकली कैशिंग है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जब आप लेट से आपको पता है कि एक बहुत फ्रीक्वेंट, आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम की केस स्टडी बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, 2 मिनट बाद। अभी जरा उस पहले समझ लो कि जब आपको पता है कि प्रोफाइल का जो राउट है वो मोस्टली एक्सेस करते हैं लोग, मतलब हर बंदा अपनी प्रोफाइल तो लाजमी खोलता है, ठीक है। तो आप क्या करो, आप प्रोफाइल्स को कैश में स्टोर कर लो। लेट से जब इस यूज़र ने पहली बार प्रोफाइल खोली है अपनी, आप क्या करो, डेटा में उसको लेकर आओ और यहाँ पर लाके उसे स्टोर कर दो, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब यूज़र अपनी प्रोफाइल को गेट करना चाहेगा, वो यहाँ पर पड़ी हुई यहीं से उसको वापस मिल जाएगी। आपने एक नेटवर्क कॉल में सारा काम कर लिया, आपने एक नेटवर्क कॉल सेव कर ली अपने एंड पे, ठीक है। तो ये कैशिंग का ना बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है, इतना आसान है ये काम, मतलब कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप सर्वर और अपने क्लाइंट के दरमियान में एक कैशिंग सर्वर क्रिएट कर देते हो। अब वो कैशिंग सर्वर रिस्पॉन्सिबल है आपको कैश लेकर आने का, और अगर उसके पास वो चीज़ नहीं है तो वो जाके सर्वर से ला के गेट करके अपने अंदर स्टोर कर लेगा और वापस सेंड कर देगा, और एक्नॉलेजमेंट कर देगा सर्वर को कि भाई मेरे पास अभी सब कुछ आ गया है, तो मुझे अब ज़रूरत नहीं है। अब आ जाओ कैशिंग की मेन टाइप्स के ऊपर, ठीक है। अब कैशिंग की सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है वो है स्पेशल। बेसिकली 3 मेन टाइप्स हैं। एक स्पेशल कैश होती है, ठीक है, एक टेम्पोरल कैश होती है, और थर्ड होती है डिस्ट्रीब्यूटेड कैश। मोस्टली जो आप ज़िंदगी में काम करोगे रियल लाइफ में, वो काम करोगे डिस्ट्रीब्यूटेड कैश के साथ, बिकॉज पाकिस्तान की कोई भी कंपनी खुद का कैश ऑन नहीं करती, ये बेसिकली सर्विसेज को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लेट्स से अगर आप कल को फेसबुक में जाते हो या गूगल में जाते हो या किसी बड़ी कंपनी में जाते हो, तो उनके अपने कैशिंग सिस्टम्स हैं बड़े बड़े, ठीक है। फेसबुक खुद ऑन करता है मैम कैश को, ठीक है। तो वहाँ पर जाके फिर आपको टेम्पोरल कैश और दूसरी जो स्पेशल कैश है ये भी कोड लिखना, इसका भी कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन मोस्टली जो आप अभी पाकिस्तान में रहते हुए काम करोगे वो डिस्ट्रीब्यूटेड कैश के साथ काम करोगे, और 95% ऑफ द टाइम वो होगी रेडिस, ठीक है। तो ये मैं आपको रेडिस दिखाता हूँ, ये रेडिस की वेबसाइट है, आप रेडिस पे आकर देख सकते हो, ठीक है। फ्री है और ओपन ओपन सोर्स नहीं है, आई थिंक फ्री है, और आप इसे ट्राई कर सकते हो। सिर्फ यहाँ पे ट्राई फ्री पे क्लिक करो तो ये आपको सीधा उसकी पेज पर ले जाएगा, रेडिस एंटरप्राइज के पेज पे, और आप यहाँ पर जाके डायरेक्टली इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो रेडिस जो है ये बेसिकली पाकिस्तान में स्टैंडर्ड है, मोस्टली कंपनीज के अंदर ये कैश इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो मेरा वैसे अकाउंट है तो मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको रेडिस क्लाउड पे लॉगिन कर देगा और आपके लिए कैश क्रिएट करके दे देगा आपको, ठीक है। और जैसे आपके पास कैश का सर्वर क्रिएट हो जाएगा, आप उसे कनेक्ट कर सकते हो और वहाँ पे जो भी डेटा चाहे वो सेंड कर सकते हो, वहाँ से लेके आ सकते हो। मेरे पास एक सर्वर ऑलरेडी रन हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ जाके ना एक नई डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। एक वक्त में आपको फ्री सब्सक्रिप्शन में एक ही अलाउ होती है, आप दो नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये सिर्फ दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि ये देखो ये रेडिस है, और ये मेरा बेसिकली ईस्ट यूएस के अंदर रन हो रहा है, और ये मेरा सर्वर है। तो अगर मैं आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊं तो ये बेसिकली इसका एंड पॉइंट है, ये सर्वर का एंड पॉइंट है। मैं इस आईपी एड्रेस के थ्रू, बेसिकली इस डोमेन के थ्रू आपने रेडिस को कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं डेटा सेंड भी कर सकता हूँ, लेकर भी आ सकता हूँ, ठीक है। ऐसे कनेक्ट करने के लिए मेरे पास पासवर्ड भी है, तो ये पासवर्ड है, ठीक है। तो इससे मैं पासवर्ड से कनेक्ट कर सकता हूँ। तो ये आपको बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि रियल लाइफ में किस तरह से दिखती हैं कैशिंग सर्वर्स, रियल लाइफ में कैसे आप काम करोगे। ऐसे होगा, आपके पास एक रेडिस का सर्वर होगा, और आप लोकल, जब आप लोकल डेवलपमेंट करते हो, आप लोकल टेस्ट करने के लिए रेडिस को इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत आसान है, रेडिस की वेबसाइट पे जाओ, डाउनलोड पे क्लिक करो, रेडिस को डाउनलोड कर लो। जब आप डाउनलोड कर लोगे ना, तो आप टर्मिनल में जाके उसको आपने ऐड करना है अपने उसके अंदर ना, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में, ठीक है। वो आप जाके यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख लेना, हाउ टू इंस्टॉल रेडिस, आपको पता चल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे आके आप लिखोगे रेडिस,
ठीक है। और यहाँ पे लिखोगे आप सर्वर, तो ये आपके लिए एक रेडिस का सर्वर क्रिएट करेगा। तो ये आपकी रेडिस का एक सर्वर है जो कि अब स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हो ये आपके लोकल पोर्ट, लोकल कंप्यूटर पे चल रहा है, और ये पोर्ट 6379 पर चल रहा है। ठीक है। तो ये रेडिस इस तरह से आप चला सकते हो। आप चाहो तो उसे वर्चुअल मशीन पर रन कर सकते हो जिस पे आपकी ऐप चल रही है, उसी सर्वर पे आप कैश क्रिएट कर सकते हो रेडिस के थ्रू। लेकिन ये सारे मतलब पॉसिबल मेथड्स हैं टू क्रिएट अ कैश सर्वर। जो आपने यहाँ पर देखा, ये चीज़ आप देख रहे हो ना, ये वाली, ये चीज़, ये वाली, ये मैंने आपको बना के और चला के दिखाई है। ये यहाँ पे मेरे लोकल कंप्यूटर पे चल रही है, और यहाँ पे ये मेरे एक पब्लिक एंड पॉइंट पे चल रही है जो कि रेडिस लैब्स के पास होस्टेड है, रेडिस की ऑफिशियल रेडिस क्लाउड के अंदर। ठीक है। तो दोनों मेथड्स आपको पता होने चाहिए। कंपनी मोस्टली आपको क्लाउड में काम करवाएगी, लोकल बहुत रेयर होता है। ठीक है। अगर करवाए भी तो मुश्किल ही है, लेकिन आपको दोनों मेथड आने चाहिए। ठीक है। तो इसके बाद हम लोगों ने अब देखना है सबसे पहले स्पेशल कैश क्या होती है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइप्स लिख देता हूँ ताकि ये चीज़ें आपको याद रहें, बिकॉज ये छोटी छोटी चीज़ें ये इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, फिर बच्चे घबरा जाते हैं कि पता नहीं मुझसे क्या पूछ लिया था उन्होंने। ठीक है ना। तो स्पेशल कैश, उसके बाद है टेम्पोरल कैश। अच्छा, इसका ना हर एक का अपना अपना काम है, अभी मैं आपको समझाऊंगा ना, आपको समझ आ जाएगा। और मैंने आपको बताया कि आप टेम्पोरल और स्पेशल तो बहुत कम इस्तेमाल करोगे, पाकिस्तान में रहते हुए मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड ही इस्तेमाल करोगे। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड कैश, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटेड कैश को ना ग्लोबल कैश भी कहते हैं। तो अगर आपसे ग्लोबल कैश पूछ रहे हैं तो डरना नहीं है, असल में डिस्ट्रीब्यूटेड कैश ही ग्लोबल कैश भी होती है। ठीक है। तो ये तीनों एक ही चीज़ें हैं, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटेड कैश और जो वो कैश है वो एक ही चीज़ है। तो अगर कोई पूछे से बता देना। तो ये आपके पास तीन मेन टाइप्स हैं। अब देखो सबसे पहले स्पेशल कैश है ना, ये बेसिकली आपको नाम से पता चल रहा है स्पेशल है, मतलब इसका कोई जियोग्राफिकल लोकेशन से कोई ना कोई लिंक है। ठीक है ना। अब आप क्या करते हो, आप एक जियोग्राफिकल लोकेशन पे आपकी ऐप रन हो रही है, और आपको उस ऐप से, लेट से मैं नेटफ्लिक्स का एग्जांपल देता हूँ, तो आप अगर एक वीडियो वॉच कर रहे हो या एक मूवी वॉच कर रहे हो पाकिस्तान से, तो नेटफ्लिक्स को ये पता चल जाता है। नेटफ्लिक्स के पास इतना स्ट्रॉन्ग एआई एल्गोरिथम है जो कि उनको बता देता है कि इसके बाद नेक्स्ट वीडियो ये बच्चा कौन सी देखने वाला है। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो स्पेशली आपके जियोग्राफिक लोकेशन पे उस चीज़ को कैश कर देते हैं। लेट से पाकिस्तान में अगर कोई एक मूवी है जो बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, ठीक है ना, तो स्पेशल कैश में वो जियोग्राफिक लोकेशन पाकिस्तानी को मैप करके, यानी कि एशियन रीजन में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान और मालदीव और श्रीलंका वाली साइड पे वो लोग उसको कैश में स्टोर कर देंगे ताकि वहाँ से लोग गेट आराम से कर सकें। इसे कहते हैं स्पेशल कैश। ठीक है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड होती है ये डिपेंडिंग अपॉन जियोग्राफिकल लोकेशंस की। ठीक है। और ये प्रिडिक्ट कर पाते हैं, ये बड़ा मुश्किल काम है वैसे प्रिडिक्ट करना, बिकॉज डेटा बहुत ज़्यादा इसके लिए आपको चाहिए। आपने एक बेसिकली रियल टाइम एक्शन को प्रिडिक्ट करना है कि लोग नेक्स्ट पे क्या देखना चाह रहे हैं। ठीक है। तो ये स्पेशल कैश होती है। टेम्पोरल कैश वो होती है जो कि टेम्परेरी आपके पास होती है। टेम्पोरल कैश वो जहाँ पे मैंने आपको इंस्टाग्राम की एग्जांपल देनी थी। अब इंस्टाग्राम क्या करता है, लेट से कोई सेलिब्रिटी ने वीडियो अपलोड की है, सेलिब्रिटी ने कोई फोटो अपलोड की है ना, तो इंस्टाग्राम को ये बात पता है, बिकॉज इंस्टाग्राम पिछले पैटर्न से ये बात सीख चुका है कि रोनाल्डो की फोटो पे 1 मिनट में 10,000 लाइक आता है, और साथ की फोटो पे 1 मिनट में 1 लाइक भी नहीं आता। ठीक है ना। तो उनको ये बात पता है कि रोनाल्डो की फोटो को हमेशा कैश में रखना है, और साथ की फोटो को कैश से दूर रखना है, बिकॉज साथ की फोटो पे तो लोग आते ही नहीं है ना। रोनाल्डो पे तो 1 सेकंड में इतने ज़्यादा लाइक्स और कमेंट्स और शेयर्स होते हैं। तो ये टेम्पोरल कैश होती है जिसमें डिपेंडिंग अपॉन सर्टन आईडीज़ या सर्टन अकाउंट्स या सर्टन इमेजेस की आईडीज़ या वीडियो आईडी या कोई भी ऐसा आप एक सोर्स लेते हो जिस सोर्स को आपने कैश में स्टोर करना है, एवरग्रीन कैश से कहते हैं, इसे एवरग्रीन कैश भी कहते हैं। यूट्यूब भी सेम मैकेनिज्म इस्तेमाल करता है। वो वीडियो जिस पे 10-10 मिलियन व्यूज़ है ना, यूट्यूब उसको हमेशा कैश में रखता है जब तक कि उस पर व्यूज़ आना बंद ना हो जाए। जब वो, और ये बेसिकली किस तरह से काम करता है, आपने प्रायोरिटी क्यू का नाम सुना होगा, प्रायोरिटी क्यू सुना है ना। तो प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है, जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है सबसे पहले आपको रिटर्न की जाती है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट में आप यहाँ पे समझ सकते हो कि आपके पास जो चीज़ सबसे ज़्यादा हिट की जा रही है वो हमेशा कैश के टॉप पे रखी जाएगी, और जो चीज़ जितनी पुरानी होती जा रही है वो कैश से निकलते 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 बिल्कुल ही बाहर निकल जाएगी एक दिन। ठीक है। तो जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब उन चीज़ों को कैश करके पहले से अपने पास रखते हैं। और जैसे जैसे वो वीडियो पुरानी होती जाती है, लेट्स से रोनाल्डो की कोई 6 साल पहले की फ़ोटो है, तो अब उसको अब लाइक तो नहीं ना करोगे, बिकॉज आपको उसकी पूरी 200 पोस्ट की फीड को स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टाग्राम कहता है कि ठीक है, जो 2 साल पहले की या 4 साल पहले की फोटो है उसको आप कैश से निकाल दो, पर जो मोस्ट रिसेंट आई है उसको कैश में टॉप पे रखो। इसे टेम्पोरल कैश कहते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको इसलिए बोला कि स्पेशल कैश और टेम्पोरल कैश पाकिस्तान में बहुत कम जगह पे इस्तेमाल होती है, बिकॉज पाकिस्तान में ना प्रोडक्ट्स बहुत थोड़ी डेवलप करते हैं लोग। यहाँ पे लोग कंज्यूमर और बेसिकली सर्विसेज ज़्यादा दे रहे हैं, तो ये बेसिकली बाहर की कंपनीज में काम करते हैं। लेकिन अगर आपकी अपनी कंपनी है, लेट से आपका कोई स्टार्टअप है और आपके पास 8-10 मिलियन यूज़र्स हैं,
ठीक है। तो आपको टेम्पोरल कैश इंप्लीमेंट करनी पड़ सकती है, स्पेशल कैश भी इंप्लीमेंट करनी पड़ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द यूज़ केस कि आपका यूज़ केस क्या है, ठीक है ना। लेकिन याद रखना ये जो टेम्पोरल कैश है ना, ये सबसे ज़्यादा तब फ़ायदेमंद है जब आपको पता है, आपको एग्जैक्टली पता है कि कौन सेलिब्रिटी है और कौन नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट से अगर आपको पता है कि आपके पास यूएस से बहुत ट्रैफिक आता है, ठीक है, तो आपको टेम्पोरल कैश इंप्लीमेंट करनी चाहिए, ठीक है। अगर मतलब टेम्पोरल और स्पेशल दोनों में यही एक मेन कंडीशन है कि आपको ना एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि क्या आपकी ट्रैफिक है, कौन आपका यूज़र है और किसको आपने कैश में स्टोर करना है, ठीक है, और किसको आपने कैश से निकालते जाना है, डिपेंडिंग अपॉन एक सर्टन थ्रेश होल्ड वैल्यू के, कि लेट से अगर एक साल में इस पोस्ट पे इतने व्यूज़ आते हैं तो कैश में रखते रहो, अगर इससे व्यूज़ कम होना शुरू हो जाते हैं तो कैश से निकालना शुरू कर दो और बारी बारी नीचे लेके आते आते एक दिन कैश से बिल्कुल ही ख़त्म कर दो। और लास्ट पे आती है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज्ड कैश, हुआ डिस्ट्रीब्यूटेड कैश, इसको ग्लोबल कैश भी कहते हैं, ठीक है। अब ये आपका रेडिस जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड कैश है, ठीक है, रेडिस जो मैंने अभी आपको खोल के दिखाया है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड कैश है, ये ग्लोबल कैश होती है, ठीक है। इसको आप जहाँ पर भी डालोगे तो ये ग्लोबली एक्ट करेगी, आप इसको ग्लोबली गेट कर सकते हो कहीं से भी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जियोग्राफिक लोकेशंस और स्पेसिफिकली पूरे ग्लोब में आपके पास ये कैश अवेलेबल होती है, एक्यूरेट है बहुत ज़्यादा, थोड़ी स्लो होती है बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, जिस लोकेशन से आप गेट करना चाह रहे हो। जिस तरह मैंने आपको रेडिस लैब का सर्वर दिखाया था, मेरा यूएस ईस्ट में चल रहा है ना, तो मैं अगर उसको पाकिस्तान से गेट करूँगा थोड़ी सी लेटेंसी तो आएगी ना, लेकिन मेन बात यह है कि एक्यूरेट होती है, इसमें गलती के चांसेस बहुत थोड़े होते हैं। लेकिन देखो टेम्पोरल और स्पेशल में गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपके एआई एल्गोरिथम ने एक्यूरेटली प्रिडिक्ट ना किया कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी वॉच करनी है, या आप एक्यूरेटली ये आइडेंटिफाई ना कर सके कि रोनाल्डो की फ़ोटो को कैश करना है या किसी नॉर्मल बंदे की फ़ोटो को कैश करना है, तो वहाँ पे आपके मसले आ सकते हैं। बट डिस्ट्रीब्यूटेड कैश में ऐसा कुछ नहीं होता, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड कैश जो है ना, ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कैश है और मोस्टली यही इस्तेमाल होती है। आप भी यही करोगे जब काम करोगे इंडस्ट्री में, ठीक है। तो ये तीन मेन टाइप्स थी कैशिंग की, मैंने आपको बता दी हैं। अब कैशिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला प्रिंसिपल है LR, बेसिकली जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना टेम्पोरल कैश की, इसको आप LRU भी कह सकते हो, ठीक है ना। LRU कैश आपने सुना होगा, बेसिकली CPU भी इस तरह ही काम करता है, आपका जो CPU नहीं है इसके अलावा कैश होता है L1 L2 L3 कैश, जो आपने OS में पढ़े होंगे या OS में पढ़ोगे आगे जाके। तो बेसिकली यही लेयर होती है कि जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज प्रोग्राम्स हैं वो L1 कैश में, फिर उसके बाद L2 कैश में, फिर 3 कैश में, और जो बहुत ही कम आप इस्तेमाल कर रहे हो या आपने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिए वो L3 कैश से भी बाहर निकल जाते हैं। तो आपका CPU बेसिकली टेम्पोरल कैश के प्रिंसिपल पे ही एक तरह से काम कर रहा होता है, ठीक है। इसलिए टेम्पोरल कैश को सीखना इंपॉर्टेंट है, पर मैंने आपको बताया कि इतना रियल लाइफ में इसका इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान में नहीं है, पर अगर आप करना चाहो कर भी सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। टेम्पोरल कैश के लिए आप मैम कैश रेडिस को ही इस्तेमाल करोगे, पर थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि आपको ना उससे पहले ये कोड लिखना पड़ेगा जो कि आइडेंटिफाई करे कि किस फोटो को कैश करना है और किसको नहीं करना। और वो मोस्टली एक ग्राफ का कोड होता है, बेसिकली ग्राफ न्यूरल नेटवर्क कह सकते हो उसे, या वो एक ग्राफ होता है जो कि आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि किस सेलिब्रिटी का किससे लिंक है, तो किसकी फ़ोटो किससे कनेक्टेड है, किसने किसको फ़ोटो में टैग किया है। तो इन सब चीज़ों की बेस पे वो एक स्कोर आइडेंटिफाई करता है कि इस फ़ोटो का स्कोर क्या है। उस स्कोर की बेस पे वो चीज़ें कैश हो रही होती हैं, हाँ या नहीं, ये इंस्टाग्राम कर रहा होता है अंडर द हुड हर फोटो अपलोड पे। तो अब यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक फ़ोटो अपलोड पे कितना कुछ होता है, ठीक है। पर आपको ये चीज़ें सामने नज़र नहीं आती बिकॉज आपने तो सिर्फ फोटो अपलोड की एक सेकंड में होगी। इंस्टाग्राम पर कुछ लोग मजाक समझते हैं, इंस्टाग्राम का कभी बैकएंड समझना, आपके दिमाग के होश उड़ जाएंगे। इनके पास ना 2-2 टेराबाइट के कसेंड्रा टेबल्स हैं बैकएंड पे, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका मेटा डेटा स्टोर कर रहे हैं, आपकी फ़ोटो के टैग्स, आपकी फ़ोटो का एड्रेस, आपकी फ़ोटो का टाइम, ये सिर्फ ये स्टोर करने के लिए इतना बड़ा इनके पास क्या स्टोर है कसेंड्रा डेटाबेस का, अपाचे कसेंड्रा का, जो कि हाईएस्ट थ्रूपुट डेटाबेस है, कॉलम लार्ज कॉलम डेटाबेस है। पर वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे, वो एडवांस चीज़ों में आ जाता है। अभी बस इसको इतना समझो कि जो रेडिस कैश है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, आपने सारी ज़िंदगी वो इस्तेमाल करनी है। मैं भी आपको उसकी एग्जांपल दिखाता हूँ रेडिस कैश की भी। अभी तक टेम्पोरल, स्पेशल और डिस्ट्रीब्यूटेड में जिसको कोई चीज़ समझ नहीं ना आई तो मुझसे पूछ लो, मैं आपको बताता हूँ। तो फिर इसके बाद मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन करवाता हूँ पहले रेडिस का, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि राइट थ्रू कैश क्या होता है और राइट बैक कैश क्या होता है। तो किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो अभी मुझसे पूछो, मैं अभी आपको आंसर कर देता हूँ। अभी तक इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है? कैश लोकल भी हो सकती है और क्लाउड सर्वर भी हो सकती है, मैंने आपको दोनों दिखा दिए, मैंने आपको लोकल भी दिखा दिया और मैंने आपको क्लाउड भी दिखा दिया, ठीक है। क्लाउड वेंडर्स, हाँ क्लाउड वेंडर्स भी कैश प्रोवाइड करते हैं, AWS की अपनी कैश है, ठीक है, एजोर की अपनी कैश है और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म की अपनी कैश है। तो हर क्लाउड प्रोवाइडर अपनी आपको खुद कैश प्रोवाइड करता है, वो रेडिस की ही इम्प्लीमेंटेशन होती है या वो मेम कैश की इम्प्लीमेंटेशन होती है। मेन इम्प्लीमेंटेशन यही दोनों है, रेडिस और मेम कैश।
तो AWS ने अपनी इम्प्लीमेंटेशन की हुई, रेडिस की, GCP ने अपनी की हुई, तो हर कोई अपनी इम्प्लीमेंटेशन लेके बैठा हुआ है, ठीक है। पर देते सारे ही हैं आपको, तो वो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मुझे किसी ने पूछा स्पेशल कैश का, तो मैंने आपको स्पेशल कैश के बारे में बताया था कि ये बेसिकली जियोग्राफिक लोकेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। कि लेट से आप अगर नेटफ्लिक्स से पाकिस्तान में कुछ वॉच कर रहे हो, तो वो उसको पाकिस्तान के लिए कैश कर देगा पूरे एशिया रीजन में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में। उनको पता है कि यूएस में अगर कुछ और देखा जा रहा है और पाकिस्तान में वो चीज़ नहीं देखी जा रही, तो वो ऑटोमेटिकली यूएस में वो कैश करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली स्पेशल रेजोल्यूशन के हिसाब से कैश होता है आपकी जियोग्राफिक लोकेशंस के अंदर से ना। डिस्ट्रीब्यूटेड केस में किस बेस पर डेटा कैश में रखते हैं? यार डिस्ट्रीब्यूटेड में आप डेटा कैश में ना कुछ भी रख सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटेड जो कैश है ना, इसका फ़ायदा मैंने आपको बताया, ये कि तो ग्लोबल कैश है, ठीक है ना। ये रिस्ट्रिक्ट नहीं है कि पाकिस्तान में सिर्फ कैश करो या इंडिया में कैश करो या यूएस में कैश करो। डिस्ट्रीब्यूटेड कैश जो है ना, एक ग्लोबल कैश होती है, तो कोई भी दुनिया का सर्वर इसे गेट कर सकता है, ठीक है। और एक्यूरेट होती है, बिकॉज मैंने आपको बताया कि यहाँ पे चीज़ें एक्यूरेसी के साथ काम कर रही होती हैं, बिकॉज ये डिस्ट्रीब्यूटेड कैश है और ये टाइम लेती है चीज़ों को प्रोसेस करने में। पर इतना टाइम लेती है कि आपका कंप्यूटर स्लो हो जाए या आपका वेबसाइट स्लो हो जाए, वो तो ये फास्ट करेगा ही करेगा, ठीक है ना। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड कैश एज कम्पेयर टू टेम्पोरल और स्पेशल की थोड़ी सी स्लो होती है। उसकी वजह ये है कि ये ग्लोबल कैश है, इसने पूरी दुनिया के सर्वर्स को हैंडल करना होता है, ठीक है। स्टोर आप इसमें जो चाहो वो स्टोर कर सकते हो, आप पूरा का पूरा वेब पेज स्टोर कर सकते हो, आप एक सिंगल की वैल्यू पेज स्टोर कर सकते हो, आप किसी की प्रोफाइल की इमेजेस स्टोर कर सकते हो, तो जो आप चाहो वो आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो, ठीक है ना। मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा डिस्ट्रीब्यूटेड कैश की, तो उससे आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अब ये आपके पास रेडिस है, मैंने आपको दिखाया ये रेडिस रन हो रहा है, ठीक है। मैं आपको एक नेक्स्ट सर्वर ऑन करके ना इसका एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ रेडिस का, तो फिर हम उसके बाद एक चीज़ करेंगे। तो आप रेडिस जब ऑन करोगे तो इस तरह आप रेडिस CLI पे जाओगे, तो ये बेसिकली आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा जो कि रेडिस है, लोकल होस्ट पोर्ट 6379 पे चल रहा है, ठीक है। अब रेडिस में बेसिकली आपके पास चार मेन कमांड्स होती हैं, गेट, सेट, ठीक है ना। तो गेट से आप गेट कर सकते हो, सेट से आप सेट कर सकते हो, तो दो मेन चीज़ें होगी। अब सेट से आप वैल्यू सेट कर सकते हो, जिस तरह आपने गेटर सेटर पढ़े में है ना, तो सेम उस तरह अब मैं अगर यहाँ पे कुछ गेट करना चाहूँ या सेट करना चाहूँ, तो सेट के लिए मैं सेट लिखूंगा। देखो यहाँ पे वो आपको एग्जांपल दे रहा है कि आगे क्या करना है। सेट करो की को, वैल्यू को, आप सेकंड्स आगे दे सकते हो, ठीक है, या मिली सेकंड्स दे सकते हो, कितनी देर तक कैश करना है, ठीक है। कैशिंग में टाइम भी होता है ना, कितने दिन तक कैश करना है, कितने हफ्तों तक कैश करना है। तो यहाँ मैं सिर्फ आपको सेट की एग्जांपल दे रहा हूँ। की आप रखो नेम, लेट से मेरा नाम, और आगे आप वैल्यू रखो 7, ठीक है, सिंपल। एंटर कर दो तो उसने आपको रिस्पॉन्स किया ओके के साथ, उसने बोला मैंने ऐड कर दिया कैश में 7 को नेम में। मैं इसको गेट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो गेट और आगे आप लिखोगे नेम, तो वो मुझे आउटपुट 7 दे देगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास एग्जिस्ट होता है, ठीक है ना। आप आगे की पास करोगे नेम, कि एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, तो आप यहाँ पे देखो आपको 1 आउटपुट में आया, मतलब एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। 0 1 मतलब बूलियन रिटर्न करता है ये। तो ये इतना आसान है रेडिस में चीज़ों को गेट करना और सेट करना और उनको चेक करना। इसके बाद फ्लश ऑल होता है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये सब कुछ फ्लश कर देगा जो भी आपके अंदर स्टोर्ड है। तो अब मैं अगर यहाँ पे गेट करना चाहूँ गेट नेम को, तो अब यहाँ पे आपको वो नहीं मिलेगा, बिकॉज मैंने उसे फ्लश ऑल कर दिया। तो देखो नील आया, नील का मतलब क्या है कि अब वो डजेंट एग्जिस्ट है, ठीक है। तो आप सेट कर सकते हो, गेट कर सकते हो, एग्जिस्ट को चेक कर सकते हो, फ्लश ऑल कर सकते हो, इससे पूरी पूरी कैश क्लियर हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये बेसिकली मेन कमांड्स हैं, और डिलीट भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। लेट्स से अगर मैं दोबारा से सेट करूं, तो सेट, ठीक है, नेम 7, मैं एंटर कर दूं। अब देखो मैंने सेट कर दिया, मैं इसे गेट कर सकता हूं, ठीक है। गेट नेम, सॉरी नेम, गेट नेम, ठीक है। अब मैं इसे ना डिलीट भी कर सकता हूँ, तो DEL डिलीट और आगे लिखोगे नेम, तो ये इसे डिलीट कर देगा, ठीक है। मतलब जो भी 1 का मतलब है यस, 0 1 में रिस्पॉन्स आता है बूलियन में ना। तो अगर आप दोबारा से गेट करने की कोशिश करो नेम को, तो वह नील देगा, बिकॉज मैंने उसे डिलीट कर दिया हुआ, ठीक है। तो ये बेसिकली रेडिस का इतना आसान है रेडिस को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। अब मैं आपको ज़रा दो चीज़ें पहले एक्सप्लेन करूँ, फिर हम एक रेडिस की एक और इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे मज़े सी। तो क्या होता है जब आपने डेटाबेस, अब यहाँ पे मेरा आपसे क्वेश्चन है, बीइंग अ बैक एंड इंजीनियर सबसे टफ काम जो है मैं आज आपको बताने लगा हूँ, कि एज अ बैक एंड इंजीनियर जब आप लार्ज स्केल सिस्टम को हैंडल करते हो, या आप डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाओगे आगे जाके, तो आपने अगर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का कोर्स पढ़ा तो आपने देखा होगा सबसे मुश्किल काम है डेटा कंसिस्टेंसी को मैनेज करना। यानी कि आपके सर्वर्स, आपकी डेटाबेसेस और आपकी कैश के दरमियान में जो डेटा एक्सचेंज प्रिंसिपल्स हैं, उसको इतना ऑप्टिमाइज़ करना कि वो रिडंडेंट हो, उसमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ना हो, ठीक है, कंसिस्टेंट हो और रिलायबल हो। तो ये सबसे मुश्किल काम है आपके बैक एंड इंजीनियरिंग के अंदर,
ठीक है, जिसका अभी तक कोई एग्जैक्ट हाल कोई नहीं निकाल पाया, हर बंदे ने अपनी एक इम्प्लीमेंटेशन की हुई है। तो ठीक है, लेकिन ये एक टफेस्ट जॉब है। मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, समझना कि ये मुश्किल क्यों है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मैं ये इसे कॉपी कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये मुश्किल काम क्यों है। पहले मैं आपको वजह बताऊंगा कि मुश्किल क्यों है, फिर मैं आपको उसके सोल्यूशन बताऊंगा जो पॉसिबल सोल्यूशन अभी तक डेवलप हुए हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोबारा बनाते हैं। अब यहाँ पे देखो, मेरा आपसे क्वेश्चन है, मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में आपके पास माइक्रो सर्विसेज होती हैं। ठीक है, लेट्स से आपके पास मल्टीपल सर्वर्स हैं, जिस पे हर एक सर्वर पे आपके पास एक माइक्रो सर्विस चल रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सर्वर और बना रहा हूँ, तो आपके पास 3 सर्वर्स हैं टोटल एक्चुअली में। या फिर ऐसा करें, ऐसा कर लेते हैं, और एक सेकंड। ठीक है, तो ऐसे भी चलेगा वैसे, इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 3 सर्वर्स हैं। अब आपके ये तीनों सर्वर से डेटा आपने लेकर आना है। ठीक है, और आपने बीच में एक लोड बैलेंसर भी लगाया हुआ जो कि काम करता है। लेकिन अब यहाँ पे जो टफ काम है, जो कि डेटा इंजीनियर के लिए या मशीन लर्निंग इंजीनियर, मशीन लर्निंग कह रहा हूँ, बैक एंड इंजीनियर, डेटा इंजीनियर के लिए एक जो मुश्किल काम है वो क्या है कि लेट्स से तीनों लोगों को अपनी प्रोफाइल चाहिए। ठीक है, और इनमें से एक बंदा, ये वाला, ये प्रोफाइल गेट नहीं करता, ये प्रोफाइल राउट पे पोस्ट करता है। ठीक है, अब गेट नहीं कर रहा, वो पोस्ट कर रहा है प्रोफाइल राउट पे। तो ये बेटा, ये हमारा जो है, ये प्रोफाइल राउट पे ना पोस्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये डेटा पोस्ट कर रहा है, वो जा रहा है पहले कैश में चेक। अब जब पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी ना, तो पोस्ट आप कैश में सेंड नहीं करते। ठीक है, आप पोस्ट सेंड करते हो सर्वर साइड पे। आप उसे कहते हो कि सर्वर पोस्ट रिक्वेस्ट आई है, डेटा अपडेट करना है, तो डेटाबेस में डेटा को डालना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब देखो ज़रा जादू, देखना मुश्किल क्या है। इस बंदे ने कहा मेरा प्रोफाइल में ना, लेट्स से मैं आपको यहाँ पे ना पूरी क्वेरी लिख के दिखाता हूँ। इसने बोला प्रोफाइल में मेरे यूज़र नेम को चेंज करके, यूज़र नेम चेंज की रिक्वेस्ट की। इसने कहा कि साद से ना उसे साद हसन कर दो। ये बेसिकली मैंने एक पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड की है एडिट प्रोफाइल की। या आप समझ, जब आप एडिट करते हो ना प्रोफाइल को, तो ये सारा कुछ हो रहा होता है बैकएंड पे। आपकी एक पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही होती है जो कि सर्वर को ओपन करती है, और ओपन करके चेक लगाती है कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। जैसे ही उसको वो गेट करती है, फिर उसको यूज़र नेम को चेंज करती है। ये बेसिकली एक पोस्ट रिक्वेस्ट इस तरह से काम करती है एडिट प्रोफाइल की। तो मैंने ये इससे बोला कि मुझे ना अपना यूज़र नेम चेंज करना है। सर्वर ने बोला ठीक है, इस सर्वर ने बोला मेरे पास रिक्वेस्ट चाहिए यूज़र नेम को चेंज करने की। ठीक है ना, इसने डेटाबेस को बोल दिया कि सर्वर यूज़र नेम चेंज कर दो। डेटाबेस ने कहा ठीक है मैंने चेंज कर दिया। डेटाबेस ने इसको बता दिया। ठीक है, डेटाबेस ने इसको भी बता दिया, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है ना, तो डेटाबेस आपके पास एक ही है। अभी देखो, मैं आपको बहुत सिंपल सिनेरियो बता रहा हूँ, वरना डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में डेटाबेस भी मल्टीपल होती हैं। अभी मैं आपको इतना कम्प्लेक्स लेके ही नहीं जा रहा ताकि आपका दिमाग घूमे ना अभी। ठीक है, अभी आप सिर्फ सिंपलेस्ट समझो। जब ज़्यादा एडवांस चीज़ें आएंगी ना, जब हम डॉकर और कुबरनेटिस करेंगे, तब फिर मैं आपको मल्टीपल डेटाबेसेस का भी बताऊंगा। तो ये आपके पास सिस्टम है, आपके पास 3 सर्वर्स हैं जो कि डेटाबेस से बात कर रहे हैं। और उन्होंने बोला कि इस बंदे ने कहा कि मेरा यूज़र नेम चेंज करके सात हसन करो, और डेटाबेस ने कहा ठीक है मैंने कर दिया, उसने सर्वर्स को इन्फॉर्म कर दिया। ठीक है, पर अब कैश को तो पता ही नहीं है ये बात। ठीक है, कैश को तो नहीं ना पता, कैश को तो ये पता है कि मेरा यूज़र नेम जो है वो साद है, साद हसन नहीं है। तो जब ये वाला भाई, हमारा ये वाला भाई या ये वाला भाई, ये दोनों, ये जब मेरी प्रोफाइल गेट करने की कोशिश करेंगे, तो इनको मेरा यूज़र नेम क्या शो होगा वहाँ पे, बताओ। बिकॉज हम तो कैश से डेटा सेंड कर रहे हैं, और कैश को तो ये बात पता है कि जी इसका नाम साद है, साद हसन इसका यूज़र नेम नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जब ये वाला मोबाइल वाला बंदा और लैपटॉप वाला बंदा मेरा प्रोफाइल गेट करने की कोशिश करेगा, तो इसको वहाँ पे मेरा यूज़र नेम शो होगा साद, ना के साथ, जबकि रियल में वो साद हसन है। अब लेट्स से ये मेरी एक बैंक अकाउंट नंबर था, या मेरी एक, मेरा कोई आईपी, या मेरी कोई ट्रांजैक्शन थी, और मैं उस ट्रांजैक्शन को चेंज करना चाह रहा था, तो ये कितना बड़ा मसला है। आप ज़रा अंदाज़ा लगाओ इस चीज़ से, सोचो ज़रा, कि अगर ऐसी गलती कोई आपने स्टॉक एक्सचेंज का कोई प्रोग्राम लिखा, उसमें आपने कोई इस तरह की गलती कर दी, या आपने कोई फाइनेंस में जाके इस तरह की गलती कर दी, तो वो मतलब 10 मिनट के अंदर अंदर उनका कितना नुकसान कर दो कि आपको ये अंदाज़ा ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये मसले आते हैं बैक एंड इंजीनियरिंग में सॉल्व करने के लिए। ये आपको एक पूरा सिनेरियो मैंने बना के आज दिखाया कि किस तरह से आपसे रियल लाइफ में सिस्टम डिज़ाइन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपको कहा गया है कि इम्प्लीमेंट अ मैकेनिज्म, ऐसा मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट करो जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो इस तरह इसको सॉल्व करने के लिए ना दो बेसिकली मैकेनिज्म बनाए गए, एक को राइट थ्रू कैश कहते हैं, एक को राइट बैक कैश कहते हैं। ठीक है ना, अब दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। लेकिन आपको मसला समझ आ गया, मुझे सिर्फ हाँ या नहीं चैट में बताओ। आपको प्रॉब्लम समझ आई है कि हमारे साथ मसला क्या है बैक एंड इंजीनियरिंग डिज़ाइन करते हुए? चलो मुझे हाँ या नहीं में बताना है, आपको मसला समझ आया अभी तक कि हम मसला क्या है? ठीक है,
तो अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए जो मैकेनिज्म बनाए गए थे ना, वो एक राइट थ्रू कैश है और एक राइट थ्रू कह रहा हूँ, राइट थ्रू और एक राइट बैक, ठीक है। अब सबसे पहले समझो राइट थ्रू कैश क्या होती है। राइट थ्रू कैश ये है कि जब आपने बोला इसको, सर्वर को बोला कि भैया इसको चेंज करो, ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट आपने सेंड की, सर्वर को आपने बताया कि इसको चेंज करना है। सर्वर का काम है कि क्लाइंट को ब्लॉक कर दे। इस क्लाइंट को आपने ब्लॉक कर दिया उसके उसी पेज पे जिस पेज पे वो था। तो मैं आपको ना ये एग्जांपल दे रहा हूँ राइट थ्रू कैश की, दूसरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये आपके पास ना राइट थ्रू है, ताकि आपको फिर बाद में कन्फ्यूजन हो। तो ये राइट थ्रू कैश हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये राइट थ्रू कैश है, ठीक है। तो ये राइट थ्रू कैश, फिर मैं आपको राइट बैक बताता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या बोला, सर्वर को बोला जब आपके पास डेटा आए और लेट से वो चीज़ आपकी चेंज है, पोस्ट रिक्वेस्ट आई है, तो आप क्या करो, सर्वर को बोल रहे हैं हम ये, ठीक है। सर्वर को बोल रहे हैं कि आपने डेटाबेस को तो बोला है ना कि पोस्ट में जाकर राउट चेंज करो। सर्वर ही हमारा कैश के पास भी जाएगा, ठीक है, इसे राइट थ्रू कैश कहते हैं। सर्वर की जिम्मेदारी है कि सर्वर पहले डेटाबेस के पास जाएगा, डेटाबेस को कहेगा इसको चेंज कर, और क्लाइंट ब्लॉक रहेगा उतने टाइम में। क्लाइंट कोई भी काम नहीं कर सकता उस पेज पे जिस पेज पे ये प्रोसेस रन हो रहा है, ठीक है। तो क्लाइंट को आपने ब्लॉक किया हुआ है। आपने, सर्वर ने पहले जाकर डेटाबेस को बोला कि जाके ना इसकी प्रोफाइल का जो यूज़र नेम है उसको साथ से साथ हसन कर दो, और फिर आपने आगे कैश को बोला कि कैश से आपने पूछा पहले कि आपके पास डेटा पड़ा हुआ है इस नाम के, इस प्रोफाइल का। कैश ने कहा पड़ा हुआ है, तो आपने कैश को बोला कि वहाँ से पोस्ट रिक्वेस्ट आई है कि आपने यूज़र नेम जो है ना सार उसको चेंज करके साथ हसन कर देना है। कैश ने कहा ठीक है मैंने कर दिया, और कैश ने वापस रिस्पॉन्स सेंड किया आपके इस ब्लॉक के सर्वर को, इस ब्लॉक के इस क्लाइंट को, उसको कहा कि आपका यूज़र नेम चेंज हो गया, कैश भी अपडेट होगी, डेटाबेस भी अपडेट होगी। तो मसला सॉल्व कर दिया आपने, ठीक है। तो आपने ये सारा कोड कहाँ पे लिखा, सर्वर पे लिखा, समझ रहे हो ना। सर्वर ही हैंडल करेगा आपकी डेटाबेस की चेंज को भी, और सर्वर ही हैंडल करेगा आपकी कैश की चेंज को भी। तो आपने राइट थ्रू कैश में हर चीज़ डाल दी है सर्वर के ऊपर कि भाई सर्वर आप हैंडल करो इसको भी और इसको भी, दोनों को। तो ये आपकी राइट थ्रू कैश होती है, इसे हम राइट थ्रू कैश कहते हैं। तो ये आपके उस जो आपको मैंने बताया था मसला कि बैक एंड इंजीनियरिंग में आपको मसला आता है, ये उसका पहला सोल्यूशन राइट थ्रू कैश से आता है, ठीक है। इसके बाद जो अगला सोल्यूशन आता है वो आता है राइट बैक कैश से। अब राइट बैक कैश थोड़ी सी कम्प्लेक्स है इम्प्लीमेंट करना, इतना आसान नहीं, बिकॉज उसमें आपको बेसिकली जो अभी आप कर रहे हो उसका उल्टा करना पड़ता है, ठीक है ना। राइट बैक कैश में क्या होता है, राइट बैक कैश में आप सर्वर को कुछ नहीं कहते, आप सीधा कैश के पास जाते हो, ठीक है। आप क्या कहते हो कैश को, आप कहते हो कैश को कि भैया चेक करो इस नाम का यूज़र एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, ठीक है। अगर करता है ना तो उसका यूज़र नेम चेंज करके साथ से साथ हसन कर दो। और कैश को आप कहते हो कि मैं इसको क्लाइंट को ब्लॉक कर रहा हूँ, ये बेसिकली एक एसिंक्रोनस प्रोसेस होता है। और कैश पे आपने कोड लिखा होता है कि कैश जाकर सर्वर को बोलता है कि इस बंदे ने अपना यूज़र नेम साथ से साथ हसन चेंज कर दिया, तो आप जाकर डेटाबेस में वो चेंज करो। तो आपके राइट बैक कैश में कैश बादशाह होती है, और राइट थ्रू कैश में आपका सर्वर बादशाह होता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे नीचे एक लाइन में लिख देता हूँ, ठीक है ना। द सर्वर प्रोसेसेस, सर्वर प्रोसेस करता है आपकी पूरी ट्रांजैक्शन को, ठीक है ना। ये जो भी चीज़ें होती है इसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं डीबीएमएस की दुनिया में। अगर आपने डीबीएमएस पढ़ा हो तो इसको हम आसान लफ्ज़ों में ट्रांजैक्शन कहते हैं कि ये बेसिकली एक ट्रांजैक्शन है। सर्वर प्रोसेस द होल ट्रांजैक्शन। तो राइट थ्रू कैश में आपका जो सर्वर है उसकी जिम्मेदारी है कि वो कैश भी अपडेट करेगा, वो डेटाबेस को भी अपडेट करेगा, ठीक है। ये कोड आप सर्वर साइड पर लिखते हो। राइट बैक कैश में आपकी कैश की जिम्मेदारी है, ठीक है ना। कैश प्रोसेस द होल ट्रांजैक्शन। तो कैश के पास सबसे पहले आपका रिकॉर्ड जाता है, और ये सबसे पहले जाकर सर्वर को बोलता है कि मैंने क्लाइंट को ब्लॉक कर दिया है, क्लाइंट अभी कुछ नहीं कर सकता, तो आप जल्दी जाके ना डेटाबेस में चेंज करके यूज़र नेम को साथ से साथ हसन करके मुझे वापस एक्नॉलेजमेंट सेंड करो कि मैंने ये कर दिया है, तो मैं इसको वापस फिर उसकी प्रोफाइल सेंड कर दूंगा। अब देखो इतने टाइम में अगर किसी भी बंदे ने मेरी प्रोफाइल गेट करने की कोशिश की है ना, तो उसको डिले आएगा, उसको पुरानी प्रोफाइल शो होगी, उसको नई नहीं शो होगी, ठीक है ना। वजह क्या है कि प्रोफाइल चेंज हो चुकी है एक एंड पे। तो अगर लेट से यहाँ से कोई कैश से गेट कर रहा है ना, तो इसको मेरी प्रोफाइल साथ हसन ही शो होगी, साथ शो नहीं होगा। समझ रहे हो ना बात। तो हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। किस किस को लगता है हमारा मसला हल हो गया, तो मुझे यस या नो बताओ ताकि फिर हम आगे चलें। हो गया मसला हल। हाँ, कैश भी मल्टीपल हो सकती है। कैश को ऐसे पता चलेगा ना कि देखो जो आप पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पर हैंडल कर रहे थे वो आप पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे हैंडल कर लोगे, कोई मसला नहीं। कैश भी एक सर्वर है, सर्वर पे कुछ भी हैंडल हो सकता है, गेट पोस्ट पुट डिलीट,
जो चाहो आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हो, बिकॉज ये खुद एक कोड लिखा हुआ कोडिंग सर्वर है आपका, ये पूरा ये नोड जेएस का सर्वर हो सकता है, जेंगो का सर्वर हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो आप इसको भी पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, जिस तरह आप एक सर्वर को कर सकते हो नॉर्मली, ठीक है। तो आपने राइट थ्रू कैश और राइट बैक कैश दो प्रोसेस मैकेनिज्म्स के थ्रू ये काम कर लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कब राइट थ्रू कैश इस्तेमाल करनी है और कब राइट बैक कैश इस्तेमाल करनी है। ये भी इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिनेरियो में कब राइट थ्रू का काम है और कब आपके पास राइट बैक का काम है। तो अब यहाँ पे खुद देखो, आपको ना एजम्पशन से खुद पता चल रहा है कि राइट थ्रू कैश का काम कब है, जब आपको एग्जैक्टली पता हो कि जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो इंपॉर्टेंट इतनी, मतलब लेट्स से अगर प्रोफाइल का डेटा अपडेट करना है, इस तरह का कुछ भी करना है, तो आप राइट थ्रू कैश के थ्रू कर सकते हो, बिकॉज वो चीज़ें सारी की सारी पहले ही स्टैटिक कंटेंट है, ठीक है ना, और वो स्टैटिकली आना है। पर लेट्स से अगर आपके पास बहुत हाई एंड सिस्टम है, जिस तरह रियल टाइम सिस्टम्स हैं, ट्रांजैक्शन इंप्लीमेंट की हुई है, कोई फाइनेंस का सिस्टम है, हेल्थ केयर का सिस्टम है, तो आपको चाहिएगा आप राइट बैक कैश इंप्लीमेंट करो। लेकिन राइट बैक कैश इंप्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है, इसका कोड लिखना इतना आसान नहीं, बिकॉज इसमें दो एसिंक्रोनस प्रोसेस हैं। ये मल्टी प्रोसेसिंग का टास्क है, ये बेसिकली आप कह लो मल्टी थ्रेडिंग का भी टास्क है, कि एक वक्त में आपका जो कैश का सर्वर है वो मल्टीपल टास्क को हैंडल कर रहा है। ये बेसिकली मोस्टली हैंडल किया जाता है काफका के थ्रू, क्यूज के थ्रू, ठीक है, रैबिट एम क्यू के थ्रू या काफका के थ्रू। इसी को हम कहते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, यानी कि एक माइक्रो सर्विस बना सिस्टम, कि इसमें हर चीज़ आप हैंडल कर रहे होते हो बेस्ड ऑन क्यू आईडीज। आप बेसिकली एक प्रोसेस क्रिएट कर देते हो, कैश ने दो प्रोसेस बना दिए, कैश ने एक प्रोसेस बनाया जो कि उस वापस यूज़र को बता रहा है कि आपकी प्रोफाइल में चेंज हो गई है, साथ ही कैश ने बोल दिया सर्वर को भी कि जाके ना डेटाबेस में चेंज कर दो, मैंने क्लाइंट को बोल दिया हुआ कि चेंज हो गई है, तो जल्द से जल्द जाकर डेटाबेस में चेंज करो। अब देखो सर्वर के पास तो 10,000 रिक्वेस्ट और भी आ रही है उसी एक सेकंड के अंदर। सर्वर फारिग थोड़ी बैठा है कि वो ये आपकी कैश की बात सुनने बैठे, नहीं ना होता ऐसे। तो सर्वर के पास 10,000 रिक्वेस्ट और आ रही हैं, तो सर्वर इस सबको हैंडल कैसे कर रहा है ये ज़रा सोच के देखो कि लेट से अगर आपको इस तरह के सिनेरियो में डाला जाए जहाँ पर 30,000 रिक्वेस्ट सर्वर पे पहले से आ रही हैं और कैश मुझसे कह रहा है कि प्रोफाइल को अपडेट करो, उसने उस चीज़ को उनसे अलग भी रखना है और उसको अपडेट भी करना है और उसको वापस रिस्पॉन्स भी सेंड करना है कि भैया मैंने इसे अपडेट कर दिया है, तो मैं इसको क्यू को अपडेट कर रहा हूँ, आपने क्यू में डाला था कि भैया अपडेट कर दो, तो मैंने उसको अपडेट करके वापस क्यू में जाके उस प्रोसेस आईडी को समझ के, बेसिकली ये सारा कुछ होता है प्रोसेस आईडीज़ के थ्रू। जब भी आपकी क्यू सर्वर को कुछ बोलेगी तो एक प्रोसेस आईडी के साथ क्यू में डेटा डाल देगी कि ये डेटा को अपडेट करना है, ये क्यू में आया हुआ है, तो सर्वर उस क्यू को लेगा और उसको डाल के वापस से रिस्पॉन्स सेंड करेगा क्यू के अंदर ही, जो कैच उसको दोबारा से गेट करेगी कि हाँ मेरा ये काम हो गया, तो मैं जाकर क्लाइंट को बता दूं कि आपका काम हो गया, आपका डेटा अपडेट हो गया। अब ये सर्वर सब कुछ हैंडल कैसे करता है, वहाँ पे आती है लोड बैलेंसिंग और कंसिस्टेंट हैशिंग। दो कॉन्सेप्ट हैं, एक कंसिस्टेंट हैशिंग का और एक लोड बैलेंसिंग का, जो कि आपको आने बहुत ज़रूरी है। आज उसका टाइम नहीं हमारे पास, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। जो मैंने आपको आज मेन जो दो मसले से बता दिए हैं कैशिंग के, और उनका सोल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको बता भी दिया कि ग्लोबल कैश क्या होती है और सर्वर साइड कैश क्या होती है, टेम्पोरल कैश क्या होती है, स्पेशल कैश क्या होती है। तो ये सब कुछ अगर आपको इतना पता है ना, ये इनफ है फॉर अ बैक एंड इंजीनियर टू डिज़ाइन अ होल सिस्टम, ठीक है। पूरा सिस्टम अगर आपको डिज़ाइन करना है, इतनी कैश का पता होना आपके लिए बहुत ज़्यादा इनफ है, इससे ज़्यादा बस बाकी आपको कोड लिखना आना चाहिए। तो कोड तो आपको पता है हर बंदे को लिखना आता है, ये कोड लिखना कोई मुश्किल नहीं, गूगल पे जाओ, हाउ टू क्रिएट राइट बैक कैश, हाउ टू क्रिएट राइट थ्रू कैश, हाउ टू इम्प्लीमेंट राइट थ्रू कैश इन रेडिस, हज़ारों आर्टिकल हैं, हज़ारों वीडियोज़ हैं, फॉलो करके आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको ना इसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा। आज मुझे लग रहा है टाइम नहीं, 20 मिनट रह गए हैं सिर्फ। तो मैं ना नेक्स्ट क्लास मेरे था कि मैं आज आपको ना डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊं रेडिस को ना रियल लाइफ में भी, लेकिन मुझे लग रहा है उसके लिए हमारे पास टाइम होगा नहीं, वरना मैं सोचा हुआ था कि हम इंडेक्स डॉट जी एस में ना आज इसको इम्प्लीमेंट करें। चलो लेट्स से जितना हमारे पास 5 मिनट में होता है हम उतना कर लेते हैं, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो बेसिकली आप यहाँ पर आओगे, तो यहाँ पे आके आप मतलब बेसिकली इंडेक्स डॉट जी एस की फ़ाइल क्रिएट कर लो, ठीक है। और जब इंडेक्स डॉट जी एस की फ़ाइल आप क्रिएट करोगे, तो इसमें आप बेसिकली नोड में काम कर रहे हैं हम लोग ये, ठीक है। तो एक मिनट दो ज़रा, मुझे फोल्डर गलत खुल गया था। अच्छा, तो यहाँ पे आपके पास, यहाँ हम करेंगे एन पी एम इंस्टॉल, बल्कि पहले एन पी एम मिनट वाई करेंगे ताकि हमारे पास नोड इनिशियलाइज हो जाए, ठीक है। फिर हम करेंगे एन पी एम इंस्टॉल एक्सप्रेस एक्सप्रेस, और उसके बाद आपके पास कोर्स इंस्टॉल करना है हमने, ठीक है, कोर्स, और हमने इंस्टॉल करना है एक्सीओस, ताकि हम एक गेट रिक्वेस्ट सेंड कर सकें और उसे मॉनिटर कर सकें। तो ये आपके पास इंस्टॉल हो रहा है, या इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास इंडेक्स डॉट जी एस में जाके हम यहाँ पे एक कमेंट लिखेंगे, क्रिएट एन एक्सप्रेस सर्वर विद कोर्स, ठीक है। तो हमारा जो को पायलट है हमारे लिए पूरे का पूरा एक्सप्रेस का सर्वर खुद ही लिखेगा। अब ये गिटहब को पायलट की एक्सटेंशन है, जिसमें वो आपके लिए सारा कोड खुद लिखता है, मैं सिर्फ टैब दबाऊंगा तो वो आपके लिए कोड लिखता जाएगा, ठीक है। तो पोर्ट 5000 पे
अब ये बेसिकली आपका बिल्कुल एक फंडामेंटल सर्वर है जो कि रन है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हो ऐप डॉट लिसन, ठीक है ना। तो ऐप डॉट लिसन से आपका वो पोर्ट 5000 पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पे एक राउट डिफाइन करना है ऐप, बेसिकली यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिफाइन गेट राउट विद फोटोज, ठीक है। तो ऐप डॉट गेट फोटोज कोर्स को इनेबल उसने खुद ही कर दिया, रस्ट डॉट जेसन उसने रिजल्ट इंप्लीमेंट कर लिया। और यहाँ पे आप चाहो तो पूरा का पूरा है, लेकिन हम लोग ये ऐसे नहीं करेंगे। ये बेसिकली एक फ़ोटो को जनरेट करने का कोड लिखा है हमें, ये उसने बेसिकली फ़ोटो का यूआरएल भी ले लिया कहीं ना कहीं से, पता नहीं कहाँ से लिया है। तो ये आपका ना को पायलट है जो कि कोड, अब ये बेसिकली पूरी डिक्शनरी बनाता जाएगा, हमें ये चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो हमें ऐप डॉट लिसन करना है और हमें इसको यहाँ से बंद करना है, ठीक है। यार एक मिनट, अच्छा कोर्स को ऊपर ही हम इम्प्लीमेंट करेंगे बिकॉज मैंने भी उसमें एक्सटेंडेड इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो ऐप डॉट यूज़ और यहाँ पे लिखोगे आप कोर्स, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका कोर्स को इस्तेमाल करेगा। कोर्स बेसिकली क्या होता है, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग कहते हैं। इससे आप बेसिकली ओरिजिन्स के क्रॉस रिसोर्स शेयर कर सकते हो। तो पहले मैं आपको ना जेसन टाइप की कोड पे ले जाता हूँ जहाँ से हम डेटा लेने वाले हैं। तो यहाँ पे जेसन प्लेस होल्डर पे जाओ, जेसन प्लेस होल्डर इमेज। तो यहाँ से हम लोग फ्री इमेजेस, हम यहाँ से डेटा ले सकते हैं फ्री में। तो हमारे पास पोस्ट ये फ़ोटोज़ वाला ये है, ठीक है। तो ये हमें चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो इसको हम एक्सीओस से गेट करेंगे। इसमें आई थिंक 38,000 से ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना है कॉन्स्ट कॉन्स्ट एक्सीओस, ठीक है। तो एक्सीओस से हम गेट रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट रुको, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे बेसिकली ना, ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन होगा, एसिंक, बिकॉज हम लोग ये एसिंक काम करने वाले हैं। तो एक्सीओस डॉट गेट, देखो उसने हमारे लिए कोड पहले लिख दिया सारा, ट्राई एक्सीओस डॉट गेट। तो एक्सीओस डॉट गेट से हम ये फोटोज़ गेट करेंगे, रेस्ट डॉट सेंड रिस्पॉन्स डॉट डेटा। और जैसे ही हम इस सर्वर को रन करेंगे ये आपके पास वहाँ से कोड लेकर आएगा, नोड मोन इंडेक्स डॉट जी एस, ठीक है। तो ये पोर्ट 5000 पे स्टार्ट हो गया। तो पोर्ट 5000 पे अगर आप जाओ तो यहाँ पे हम जाएंगे स्लैश फ़ोटोज़ पे, बिकॉज फ़ोटोज़ का हमने राउट बनाया हुआ। तो ये आपके लिए सारी वो फ़ोटोज़ वहाँ से लेकर आ रहा है। 38,000 से भी ये ज़्यादा है। मैं अगर आपको ये पोस्टमैन में खोल के दिखा सकूँ तो ये 38,000 बेसिकली है जो इसका रिस्पॉन्स है ना। तो हमने इसको कैश में स्टोर करके फिर गेट करना है और फिर आप जादू देखना कि इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कितना फास्ट हो जाएगा। मैं पहले आपको इसका रिस्पॉन्स टाइम अभी दिखा देता हूँ अभी कितना है, ताकि आपको पता चले कि हम लोग क्या करें। तो हम लोग गेट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे पोर्ट 5000 पे और फोटोज़ को लेकर आएंगे। आप यहाँ पे देखो साइज़ है इसका 870 KB, स्टेटस 200 ओके, और टाइम ये ले रहा है 1116 मिली सेकेंड्स। तो हमें इसको और रिड्यूस करना है। तो हम लोग यहाँ पर कैश को रिड्यूस करेंगे। हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, एन पी एम इंस्टॉल रेडिस, ठीक है ना, एन पी एम इंस्टॉल रेडिस। तो रेडिस से हम बेसिकली इसको रिड्यूस करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि जो रिस्पॉन्स टाइम है आपको दिखाऊंगा कितना फास्ट कर सकते हैं हम इसे। अभी आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो एक 1281 मिली सेकेंड है, 1281 मिली सेकेंड। हमें इसको रिड्यूस करना है। यहाँ पर हमें सबसे पहले रेडिस को इम्पोर्ट करना है, ठीक है ना, कॉन्स रेडिस, ठीक है ना, रिक्वायर रेडिस। और यहाँ पे हमें क्रिएट अ रेडिस क्लाइंट। तो यहाँ हम लिखेंगे कमेंट क्रिएट रेडिस क्लाइंट। तो ये हमारे लिए को पायलट खुद ही रेडिस का क्लाइंट क्रिएट करेगा। अच्छा, अब रेडिस के क्लाइंट में आई थिंक हमें पास करना पड़ता है अपना एड्रेस, जो बेसिकली जिससे हमने कनेक्ट करना है ना, वो है हमारा। अभी फिलहाल हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, तो हम अभी लोकल होस्ट से ही कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आप अगर चाहो तो सर्वर से भी कनेक्ट कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने करना है कि नहीं करना, ठीक है। लेकिन ये आप चाहो तो उससे भी कर सकते हो। तो मैं आपको अभी कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ लोकल होस्ट के साथ।
तो जब आपने बेसिकली यहाँ पे ना एक चीज़ रहती है मुझे लग रहा है, बिकॉज हमने ना अभी तक यूआरएल एक्सटेंडेड उसे किया नहीं, पर उसकी आई थिंक ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज हम उसके बगैर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप रेडिस क्लाइंट आपने बना लिया। अब मुझे इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखने रुको ज़रा। तो इसे हम यहाँ से कट करके वापस इधर लेकर आते हैं, और यहाँ पे आप रेडिस नोड जे एस एग्जाम्पल नोड कहाँ है, नोड डी जावा नोड रेडिस। ठीक है, तो ये देखा आपको यूआरएल जो है ना उस क्लाइंट के अंदर ही देना है। तो यहाँ पर हमें जो है ना लोकल होस्ट देना है 127.0.0.1 और पोर्ट 6379। तो ये आपका रेडिस का क्लाइंट कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा इसके साथ। तो इससे आप ये पता लगा सकते हो कि आपका जो कनेक्शन है ना वो इस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको सेट करना है। आप चाहो तो सेट भी इस्तेमाल कर सकते हो, अकेला सेट जो मैंने आपको यहाँ पर करवाया था, याद है ना, इधर ये वाला सेट। वरना आप सेट ई एक्स भी इस्तेमाल करते हो। सेट ई एक्स का फंक्शन है ना वो आपको अलाउ करता है कि आप डेटा को ना डाल सको कैश में विद रिस्पेक्ट टू एक्सपायरेशन टाइम। ठीक है, उसमें एक्सपायरेशन टाइम भी होता है। तो जहाँ पे हमारे पास ये रिस्पॉन्स आ रहा है ना, रिस्पॉन्स यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे उसने पहले से कमेंट कर दिया सेट द रिस्पॉन्स टू क्लाइंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लाइंट डॉट सेट एक्स फोटोज नाम की की के अंदर जेसन को स्ट्रिंगिफाई करके सारा डेटा डाल दो, और 36 बेसिकली ये 6 सेकंड तक स्टोर रखेगा। आई थिंक 3600 मिली सेकेंड्स है या सेकंड है, मुझे नहीं पता। पर ये देखो डेटा को ना गेट कर रहा है और उसको सेट कर रहा है। ठीक है, पर देखो हमें सेट करने से पहले ना उसको चेक करना है कि वो असल में एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता। अगर तो एग्जिस्ट करता है तो हमें उसी को शो करवा देना, हमें अलग से जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गेट पहले ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे क्या लेंगे क्लाइंट, ठीक है ना, क्लाइंट डॉट गेट, और ये गेट आपसे ना आपको रिटर्न करता है कॉल बैक। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम देखेंगे हमें गेट क्या करना है, फ़ोटोज़ को गेट करना है। ठीक है, बिकॉज फोटोज़ नाम की की से हम उसमें स्टोर कर रहे हैं ना, तो फोटोज़, और आपको ये रिटर्न में करेगा एक कॉल बैक। तो कॉल बैक में आपको ये या तो एरर देगा या फ़ोटोज़ ला के वापस दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखा एरर फोटोज़, और यह आपने, ठीक है, तो यहाँ पे आप बेसिकली अगर तो आपको फ़ोटोज़ मिल रही हैं, लेट्स से अगर आप चाहते हो कि इफ़, यानी कि यहाँ पे लगा दो इफ़ फोटोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नल। ठीक है ना, ये नल के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है आपके पास रेडिस कनेक्टेड है, तो आप यहाँ पे सिंपल कंसोल लॉग कर सकते हो कि मेरे पास रेडिस और जेसन को सेंड कर सकते हो एज अ रिस्पॉन्स पूरे के पूरे इस ऑब्जेक्ट को जो आपके पास फोटोज़ में रिटर्न आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप यहाँ पे एल्स और कंसोल डॉट लॉग कर सकते हो एरर को, जो कि आपका ई आर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली एक रेडिस का फंक्शन है जो कि चेक करेगा पहले कि डेटा है कि नहीं है। अगर नहीं है तो ये देखो यहाँ पे ये अगर इफ़ कंडीशन फॉल्स होती है तो आपको ये डेटा को ये सेट एक्स उसके अंदर करना है यहाँ पे आके। ठीक है, तो यहाँ पे आकर आप सेटअप कर सकते हो अगर आपको फ़ोटोज़ नहीं मिल रही। ठीक है, और अगर फ़ोटो मिल रही हैं तो आप आराम से बेसिकली आप ये ट्राई कैच की बजाय फेल्स में भी कर सकते थे, पर ट्राई कैच ज़्यादा बेस्ट होता है। तो कैच में आपको बेसिकली इसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा, इसके अंदर आपने एक इफ़ेल्स लगा ली, और अगर आपको इफ़ में नहीं मिलता, यहाँ से अगर आप रिटर्न नहीं कर पाते, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आके भी वो चीज़ कर सकते हो ऐसे। ठीक है, तो अगर आपको फ़ोटोज़ नहीं मिलती, फ़ोटोज़ नल के इक्वल नहीं है, तो मतलब फ़ोटोज़ पड़ी हुई हैं और आप उसको डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप सेट कर दो डेटा को और आप उसको रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, तो लेकिन उसके लिए आपको यहाँ से पहले इस सारे कोड को उठा के ऊपर लेके जाना पड़ेगा इस सेल्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोड आपका अब काम करेगा आपके लिए। यहाँ पे आप लिख सकते हो console डॉट लॉग, ठीक है ना, console डॉट लॉग, और यहाँ पे लिख सकते हो डेटा एडिड टू रेडिस। ठीक है, तो ये जो कोड है ना आपका, ये पहले चेक करेगा अगर क्लाइंट डॉट गेट में फ़ोटोज़ नहीं है तो फ़ोटोज़ को ऐड कर देगा, अगर हैं तो उसी को रिटर्न कर देगा। तो लेट्स से अब हम अगर इसको रन करके देखें पोस्टमैन के थ्रू, तो अगर कोई एरर ना आया होगा तो एक सेकेंड को, ऐप क्रैश्ड, अच्छा बेसिकली अवेट, हाँ तो बेसिकली देखो ये बोल रहा है कि ये भी एक कॉल बैक है ना, तो ये भी एसिंक फंक्शन बनेगा। ठीक है, बिकॉज सब कुछ हमारा एसिंक हो रहा है।
तो हमारा ये भी एसिंक होगा। एसिंक की स्पेलिंग गलत है। तो एसिंक का मतलब क्या होता है, एसिंक्रोनस फंक्शन है ये भी, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको लोड किया दोबारा से चल पड़ा। अब जाके हम पोस्टमैन पे जाते हैं। पहली बार जब रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो वो ला कर कैश में स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो वो लाएगा उसे और कैश में डाल देगा। तो आई थिंक यहाँ पर हमने ना कोई प्रॉमिस हैंडल नहीं किया, प्रॉमिस की रिजेक्शन आ रही है। अनहैंडल्ड प्रॉमिस रिजेक्शन, द क्लाइंट इज क्लोज्ड, रेडिस सेंड कमांड। रुको ज़रा, unhandled promises and future promise rejection that are not handled will be terminated or just process handle 0। रिक्वेस्ट जा रही है, const response await axios dot get। बेसिकली ये हो रहा है कि ये जो यहाँ से आपको प्रॉमिस मिल रहा है ना, वो असल में आपको रिटर्न कुछ कर ही नहीं रहा। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये आपको आउटपुट नहीं दे रहा, तो इससे आगे जा ही नहीं रहा, बिकॉज ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम रिटर्न लिख सकते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। लेट्स सी अगर ये रिटर्न से काम करता है तो लेट्स ट्राई। लेकिन फिर हमारा कोई ना कोई मसला आ रहा है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट डॉट, यार एक सेकेंड, ये रिक्वेस्ट डॉट सेंड नहीं है, ये असल में रिक्वेस्ट डॉट जेसन है। जेसन डॉट पार्स फोटोज। और अगर ऐसा नहीं होता तो कॉन्स्ट रिस्पॉन्स एक्सियोस डॉट गेट क्लाइंट डॉट सेट एक्स फोटोज 3600 जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई रिस्पॉन्स डॉट डेटा एडिट टू कंसोल। लेट्स ट्राई नाउ। अनहैंडल्ड, इसको हम ना नेक्स्ट क्लास में हैंडल करेंगे, तब मैं आपको ना फिर ये सारा कोड एक्सप्लेन भी कर दूंगा। आज टाइम थोड़ा मैंने जल्दी जल्दी में किया है, ठीक है। तो ये आपको मैं सारा बताऊंगा। यहाँ हमने ना बेसिकली अभी एक और चीज़ हैंडल नहीं की, जो कि आपका आता है कि जब आप एक्सप्रेस इस्तेमाल करते हो ना, तो आपको यहाँ पे उसका एक बॉडी पार्सर भी इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि आप जेसन को हैंडल कर सको। तो ऐप डॉट यूज़ वो आई थिंक होता है एक्सप्रेस के अंदर एक्सटेंडेड यूआरएल पार्सर होता है, एक्सप्रेस डॉट यूआरएल इनकोडेड, और यहाँ पे आप इसमें हाँ एक्सटेंडेड ट्रू पास करते हो। तो ये बेसिकली आपको अलाउ करता है कि आप यूआरएल इनकोड करके उसको स्टोर कर सको। तो लेट्स ट्राई इफ़, ये हमारा जो है यहाँ से स्टार्ट होता है इफ़ फोटोज़ नल, तो वो रिटर्न कर देता है रेस्ट डॉट जेसन। एल्स उसको सेट करता है, और अगर ऐसा नहीं होता तो भी हम रिस्पॉन्स को रिटर्न करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट जेसन रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है। तो लेट्स ट्राई ये काम करता है कि नहीं। अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, द क्लाइंट इज क्लोज्ड। मुझे ना ये क्लाइंट क्लोज की पता नहीं क्यों आ रही, क्लाइंट मुझे लग रहा है सही तरह कनेक्ट नहीं हुआ इसके साथ। तो इसको हम ना नेक्स्ट क्लास में हैंडल करेंगे, ठीक है। तो तब तक किसी का भी कोई क्वेश्चन है कैश में, किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ लो। तो भी हमें रेडिस वाला जो काम है ना, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।